हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आज फिर से एक बार रामबाण का जो सीरीज स्टैटिक्स का 90 डेज 90 सीरीज का वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम। दोस्तों, ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। इतना वास्ट है कि मतलब आप पूरी उम्र पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें जो अपने काम की हैं वो हमें पढ़नी है, ताकि हमारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो सवाल एग्जाम में बनते हैं, डायरेक्ट उसी पे फोकस्ड होकर बस लिमिटेड कंटेंट, ताकि हमारे सवाल बन जाए, कोई सवाल ना छूटे। वैसे क्वेश्चंस, वैसे कुछ थ्योरी लेकर यहाँ पे आया हूँ। और डेफिनेटली माने इसको डिलीवर करने के बाद आपसे सोलर सिस्टम के जो क्वेश्चंस है एक पूरी सीरीज लाऊंगा। पहले तो मैं ज्योग्राफी का जो पूरी सीरीज है जहाँ तक कंप्लीट हो सकता है मैं पूरा करवा दूंगा, ताकि आपसे आपसे ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चंस ना छूटे, चाहे वो माउंटेन्स हो, सी हो, ओशियंस हो, चाहे किसी तरह के अभ्यारण्य हो, चाहे जितना जो भी है वो मैं पूरा करवा दूंगा। उसके लिए आप डेफिनेटली टेंशन ना लें, लेकिन कोशिश करें आप पूरी सीरीज देखें, कंटिन्यूअसली देखें, क्योंकि एक सिक्वेंशियल वे में है ये चीज़। अगर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अगर एक चीज़ आप समझ पाएंगे तो दूसरी चीज़ को अच्छे से समझने में आपकी आसानी होगा। कोशिश करेंगे कि आज का जो टॉपिक है सोलर सिस्टम, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस डाले गए हैं, वही टॉपिक्स, वही पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछते हैं, और प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आवाज़ भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितने से अपना काम निकल जाए, जितने से अपनी पेपर हो जाए। हमें विज्ञाता मतलब विख्यात तो नहीं बनना है, ज्ञाता तो नहीं बनना है उसमें, हमें बस उतनी ही लेनी है जिससे हमारी काम हो जाए, अपना सिलेक्शन हो जाए। हमें सिलेक्शन लेना है, मेन मुद्दा हमारे सिलेक्शन का है। तो यही कोशिश करेंगे कि आज जो मैं कंटेंट डिलीवर करूंगा आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, और उतना ही टू दी पॉइंट है जितना एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के वो इंपॉर्टेंट सोलर सिस्टम के साथ ही इसमें कुछ 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी पे बेसिस क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में, एसएससी ने पूछे हुए भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी। दोस्तों, ज्योग्राफी, भूगोल, मैं बायोलॉजी के भी लेक्चर्स लाऊंगा, फिजिक्स भी लाऊंगा, केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, जितने भी टॉपिक्स आपके बच जाएंगे। मैंने अभी भी रिपीट मेंशन किया कि अभ्यारण्य वगैरह जितने भी सवाल हैं, ज्योग्राफी से जितने सवाल बनते हैं, एसएससी ने जितने रिसेंट में पूछे हैं या जितने पूछने की प्रोबेबिलिटी है, वो आपके मैं 90 दिन पहले पूरे होने से पहले करवा दूंगा। बस आपको ये चीज़ चाहिए कि आप कंटिन्यू रहें, हर दिन कंटेंट को पढ़ें। आपने एनएचपीसी में देखा, मैं हर बार बोल रहा था कि कंटेंट यहीं से लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे, अंत में लड़ा। बहुत बच्चों ने ये भी मैसेज किया, सर काश मैं आपके चैनल को पहले ज्वाइन कर लेता, या सर हाँ मुझे आपके चैनल से बहुत हेल्प मिले, 15-16 क्वेश्चन मैंने बना लिए। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव से मैं फ्रेम कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि जो करवा रहा हूँ उसे पूरा कर जाएँ। और ये जो टॉपिक मैं ला रहा हूँ वो सिर्फ लिमिटेड है, 1-2 घंटे की क्लास नहीं है, 10-15 मिनट की क्लास है। आप इसे पूरा कर जाएँ और अच्छे से पढ़ें। बस 70 से 75 दिन रह गए, इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं आपको इस चीज़ को। तो कोशिश करें कि आप अब लिमिटेड कंटेंट और मतलब कि खुद को मतलब बांध लें, खुद को कमरे में बंद कर लें और पढ़ाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ओनली इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फैक्ट्स फॉर एसएससी एग्जाम्स। जैसा मैंने अभी बोला कि सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टर्म्स ही हैं जो एसएससी ने पूछे हैं और पूछने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए देखिए, एट प्रेजेंट 8 प्लैनेट्स आर इन सोलर सिस्टम। दोस्तों, अभी प्रेजेंट में 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं, 8 ग्रह हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। वो सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में है। याद रखिएगा, सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में है, फार फ्रॉम द सन। पहले मरकरी, बुध, वेनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। देखिए, एक चीज़ इसमें याद रखना है, पूछ देता है कि गॉड ऑफ सी। देखिए यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया है दोस्तों, कि गॉड ऑफ सी, यहाँ पे जो मेंशन है देखिएगा, गॉड ऑफ सी ये किस प्लैनेट को कहते हैं, गॉड ऑफ सी किस प्लैनेट को कहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि गॉड ऑफ सी जो है वो नेपच्यून को कहते हैं, डैट मीन्स वरुण, समुद्र के देवता। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गॉड ऑफ सी जो है किस प्लैनेट को कहते हैं, आवर सोलर सिस्टम के किस प्लैनेट को गॉड ऑफ सी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया दोस्तों। फिर ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में है। याद रखना है, सन से बढ़ते दूरी के क्रम में है। आपसे पूछ लेगा सबसे नज़दीक कौन है, सबसे दूर कौन है, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एसएससी क्या फ्रेम करता है।
यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि एसएससी क्या क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। आप देखिएगा इस चीज़ को, मैं दिखा रहा हूँ। दी ऑर्डर ऑफ रिटन प्लैनेट्स नेम इज बाई डिस्टेंस और फार अवे फ्रॉम द सन। जैसा मैंने अभी बोला कि जो जिस ऑर्डर में मैंने भी मेंशन किया है ऊपर, जिस ऑर्डर में मैंने भी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स लिखे हैं, वो सन से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में है। तो पहला तो ये चीज़ याद रख लेना, पूछ लेता है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़, नियरेस्ट टू सन कौन सा प्लैनेट है। आपसे बहुत दफ़ा पूछा गया है कि सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है, तो मरकरी है। फारदेस्ट फ्रॉम सन, सन से सबसे दूर कौन है, तो नेपच्यून है। एक सवाल और याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि जो जितना नज़दीक है उसका ऑर्बिट उतना ही क्लोज और उतना ही छोटा होगा वहाँ पे सन के नज़दीक। तो याद रखिएगा कि सूर्य की जो परिक्रमा सबसे पहले करेगा वो मरकरी करेगा, और सबसे जो लंबा परिक्रमा में समय लगेगा, देर से करेगा, वो नेपच्यून करेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बताए कि नियरेस्ट टू सन कौन है, मरकरी, एंड फारदेस्ट फ्रॉम सन कौन है, तो नेपच्यून। और नेपच्यून को ही गॉड ऑफ सी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और मरकरी सूर्य की सबसे कम अवधि में परिक्रमा करता है, डेट मीन्स रिवोल्यूशन करता है, और नेपच्यून जो है उतना ही ज़्यादा सबसे अधिक टाइम में करता है, ये भी याद रखना है। क्योंकि उसका ऑर्बिटल पाथ जो है नेपच्यून का बहुत बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू ऑल अदर्स प्लैनेट, जबकि मरकरी का सूर्य के नज़दीक होने के कारण छोटा है। इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है लार्जेस्ट प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट याद रखना है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी। याद रखना सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले ये करेगा, सूर्य के सबसे नज़दीक भी ये है, और सबसे छोटा प्लैनेट भी है। याद रखना है इस चीज़ को। 3 फैक्ट्स इसके बारे में मैंने बता दिए। फिर क्वेश्चंस देखे होंगे आपने इस तरह के, इनर प्लैनेट्स कौन है, उसमें से ऑड वन आउट इस तरह से रहते हैं कि इनर प्लैनेट इसमें जो नहीं है उन्हें छांटिए, तो जो इनर प्लैनेट है उन्हें चूज करिए। 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से 3 आउटर प्लैनेट रहेंगे और 3 इनर प्लैनेट रहेंगे। तो उसमें से छांटना होगा आपको चीज़ों को। 4 ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से 3 इनर, 1 आउटर रहेगा। तो पूछेगा आउटर कौन है, या 3 फिर से इनर के बारे में पूछ लेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आंतरिक ग्रह कौन है और बाह्य ग्रह कौन है। दोस्तों मार्स के पहले तक का जो ग्रह है, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मार्स के पहले तक का जो ग्रह है, इस ग्रह से जो यहाँ से पहले इधर है, ये इनर ग्रह में आते हैं, आंतरिक ग्रह। लेकिन जुपिटर से जो इधर जाते हैं यहाँ नेपच्यून तक, ये आउटर में आते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। पूछा गया सवाल है, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत मस्ट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। इस चीज़ को याद रखना है आपको, बहुत मस्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने नेम मेंशन कर दिए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट्स में। वहीं आउटर प्लैनेट में, बाई प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। याद रखना है इस चीज़ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे इन साइज। दोस्तों आपसे ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि साइज में कौन बड़ा है, कौन मिडिल पे आता है, कौन कैसे आता है। तो उसका मैंने एक सीक्वेंस दे दिया है यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो साइज है वो जो जुपिटर का है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वेनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। मैंने आपको बताया था कि जुपिटर सबसे बड़ा है जबकि मरकरी सबसे छोटा है। याद रखना है चीज़ को, लिख लेना है अपने कॉपी में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स रिलेटेड टू ईच प्लैनेट। देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर प्लैनेट से जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, एसएससी ने पूछे हुए भी हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन में। बहुत सारे एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी दिख जाएंगे कि सूर्य के सबसे निकटतम कौन, उसके किसके ग्रह कितने हैं, इस तरह के। तो उसके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। मरकरी डेट मीन्स बुध, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो बुध है, मैंने भी मेंशन किया था। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, डेट मीन्स इसका कोई अपना सैटेलाइट नहीं है। याद रखना इस चीज़ को कि मरकरी जो है इसका कोई अपना सैटेलाइट नहीं है। याद रखना है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। दोस्तों आपको 2 फैक्ट और याद रखना है कि जो प्लैनेट होते हैं ना वो दो तरह के मूवमेंट करते हैं। 2 तरह के मूवमेंट करते हैं। एक अपने एक्सिस पे करते हैं, एक्सियल मूवमेंट, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं, ऐसा ऐसा गोल गोल करते रहेंगे। और एक है रेवोल्यूशन, मतलब कि गोल गोल करते 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 वो गोल गोल बढ़ेंगे। मतलब एक जो ऑर्बिटल है, उस पाथ है, उस पर बढ़ेंगे अपने एक्सिस पे रोटेट होते हुए। तो याद रखना है 2 तरह का मूवमेंट होता है, एक एक्सियल मूवमेंट जिसे रोटेशन बोलते हैं, एंड एक जो ऑर्बिटल मूवमेंट जिसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो याद रखना है कि अपने अक्ष पर भी वो नक्षत्र घूर्णन करता है और अपने जो ऑर्बिटल है उस पर परिक्रमा करता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आता है वेनस, शुक्र। दोस्तों इसका आकार पृथ्वी के लगभग समान है, पृथ्वी के लगभग बराबर इसका आकार है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन दैट मीन्स ट्विन सिस्टर या सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं। याद रखिएगा वीनस को ही सिस्टर प्लैनेट या ट्विन सिस्टर बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को कि वीनस को जुड़वा बहनें बोली जाती है। आल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, वेनस दैट मीन्स शुक्र को ही भोर या सुबह का तारा बोला जाता है। याद रखना है, भोर का तारा या संध्या का तारा वेनस को ही बोला जाता है। इस बात को ध्यान में रख लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार जो है इसी को बोला जाता है। ध्यान रखना आप इस चीज़ को, निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। फिर एक चीज़ और जानना है इसके बारे में
कि जो वीनस है उसका जो रोटेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है। याद रखना है, पूरे प्लैनेट में, अपने पूरे सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिसका रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, बाकी जितने भी है उसका वेस्ट टू ईस्ट है। ध्यान रखना है, वेनस एंड यूरेनस, 2 चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों, वेनस एंड यूरेनस, ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिसके जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। लेकिन इसी कारणवश से जो उन प्लैनेट पे सूर्योदय होता है वो वेस्ट में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो ईस्ट में होता है। हाँ, सूर्योदय जो होता है, सनराइज जो होता है वो वेस्ट में होता है और जो सन सेट होता है वो ईस्ट में होता है। ध्यान रखेंगे, वेनस एंड यूरेनस पे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्थ, पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं, सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है ये, याद रखिएगा। सूर्य के निकटतम थर्ड क्लोजेस्ट है जो पृथ्वी है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है, जो इनर प्लैनेट की सूची मैंने बताई थी उसमें मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट अर्थ है। याद रखिएगा, अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इस पर नीला ग्रह इसी को कहते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने पर मतलब ये वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। डैट मीन्स इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। याद रखेंगे, पूछा हुआ सवाल है कि ब्लू प्लैनेट जो है किस ग्रह को कहते हैं, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी को कहते हैं। फिर इसका एक चीज़ और है, इसके बारे में एक और फैक्ट है कि इसका एकमात्र उपग्रह जो है, एकमात्र जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा है। याद रखिएगा कि अर्थ का जो एकमात्र सैटेलाइट है वो चंद्रमा है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, मार्स, मंगल। दोस्तों आल्सो मंगल के बारे में फैक्ट्स है कुछ। आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं, पूछा हुआ सवाल है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो रेड प्लैनेट के नाम से हम मार्स को जानते हैं। फिर है इसके 2 सैटेलाइट्स हैं दोस्तों, याद रखना है, इसके 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। पूछा हुआ सवाल है आपसे कि जो मार्स के 2 सैटेलाइट उसका नाम क्या है, तो फोबोस एंड डीमोस। याद रखना है, फोबोस एंड डीमोस। दोस्तों फोबोस बड़ा है, डीमोस छोटा है। याद रखना है, फोबोस का जो साइज है वो लार्जर देन डीमोस है। याद रखना है इस बात को कि जो फोबोस है, जो फोबोस सैटेलाइट है, उसका जो साइज है वो लार्जर देन डीमोस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस चीज को। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जुपिटर दैट मीन्स बृहस्पति, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, जो हमारा सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह ये है। दिस इज मेनली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। दोस्तों हाइड्रोजन जो है उसमें मेनली जो कंपोजिशन है वो सूर्य की तरह ही हाइड्रोजन एंड हीलियम का है। याद रखिएगा, जिस तरह सूर्य का कंपोजिशन हाइड्रोजन और हीलियम से है, वैसे ही जुपिटर का जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम से है मोस्टली, याद रखिएगा। फिर जुपिटर के जो 79 सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के अपने 79 उपग्रह हैं, याद रखिएगा, जिसमें गैनीमेड इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल। गैनीमेड जो है सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, गैनीमेड जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो सबसे बड़ा है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ा है सभी से 79 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, सैटर्न, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट ये है। इसके चारों ओर रिंग्स दैट मीन्स ब्लय पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 7 है। पूछा हुआ सवाल है कि किस प्लैनेट के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, ब्लय पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जो सैटर्न है, जो हमारा शनि है, इसी के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा हुआ सवाल है ये। इसके अपने 82 सैटेलाइट्स हैं और जिसमें टाइटन इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल। शनि के 82 सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूरेनस दैट मीन्स अरुण। यूरेनस इट लुक्स लाइक ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन। दोस्तों इसका रंग जो है वो हरा प्रतीत होता है क्योंकि इस पे मीथेन की जो प्रचुरता है वो अधिक है, मीथेन की उपस्थिति है इस पर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और जैसा मैंने अभी बताया था कि इसका भी रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता है, एज वेनस की तरह मैंने बताया था। तो याद रखिएगा कि इसका जो रोटेशन है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऑन दिस प्लैनेट सन राइजेज फ्रॉम दी वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। मैंने बोला था कि सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, जबकि सूर्यास्त जो होता है वो पूरा दिशा में होता है। लिख दिया है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को, सेम एज वेनस मैंने यहाँ कर दिया है। और एक चीज़ और इसके बारे में जानना है, टाइटेनिया लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ यूरेनस। सैटेलाइट जो यूरेनस के सैटेलाइट्स हैं उसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है टाइटेनिया है, याद रखिएगा, टाइटेनिया यहाँ पे लिख दिया है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज़ को आपको। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेपच्यून आखिरी सैटेलाइट अपना, वरुण। इट लुक्स लाइक लाइट येलो, याद रखिएगा, इट लुक्स लाइक लाइट येलो। इसके 14 सैटेलाइट्स हैं जिसमें टाइटन इज द लार्जेस्ट। 14 सैटेलाइट है, टाइटन इज द लार्जेस्ट, जिसमें नयाद जो है
जो लार्जेस्ट है टाइटन है, जबकि नैयाद स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून। ये भी याद रखना है, पूछा हुआ है कि स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून का नाम क्या है। पूछते ऑप्शंस दे देंगे, टाइटन, नैयाद, टाइटन, फोबॉस, डिमॉस, इस तरह के ऑप्शन देंगे। तो याद रखना है नैयाद, याद रखना है नेपच्यून का सबसे स्मॉलेस्ट नैयाद एंड लार्जेस्ट टाइटन। चलिए बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स जो हमें जानना जरूरी है सन के बारे में। सन जो अपना मेन सौरमंडल का मेन अट्रैक्शन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक सूर्य भी एक तारा है, आपको एक पता होना चाहिए एक चीज़ कि सूर्य भी एक तारा है, ध्यान रखना इस चीज़ को, सूर्य भी एक तारा है। और इसके एक बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। सूर्य के रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, याद रखिएगा इसमें केमिकल कंपोजिशन जो है आपको कहीं कहीं पे 90% भी देखने को मिल जाएंगे हाइड्रोजन के बारे में। लेकिन जो फैक्ट्स विकिपीडिया प्लस जो बुक्स वगैरह में अच्छे अच्छे बुक्स में मिलते हैं, वो याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो परसेंटेज इस पे है 73.46% है, मेजॉरिटी है इस चीज़ की, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। और एक चीज़ याद रखना है कि सूर्य की जो बोलते हैं एनर्जी में जो एक प्रक्रिया होती है, तो वो नाभिकीय संलयन, सूर्य में जो एनर्जी उत्पादन होता है वो नाभिकीय संलयन से होता है, याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन नॉट फिजन, फ्यूजन दैट मीन्स नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। पूछा हुआ है सूर्य में जो अभिक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे नाभिकीय संलयन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, याद रखिएगा, फ्यूजन नॉट फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखना इस चीज़ को कि सूर्य में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे एनर्जी उत्पादन होता है वो अपना न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हीलियम का परसेंटेज जो है 24.85% है, वहीं ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 0.77% है, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सूर्य पृथ्वी से लगभग कुछ फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपैरिजन के बेस्ट में आपको पूछ देता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो याद रखिएगा लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य की आयु कितनी है, तो लगभग 5 अरब वर्ष है, ये भी याद रखिएगा, लगभग 5 अरब वर्ष है, 109 गुना बड़ा है। इसका व्यास क्या है, डायमीटर क्या है, तो 13,91,000, कहीं कहीं 13,90,000 भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो बड़ी नहीं होना है, 13,90,000 की अप्रॉक्सिमेटली आप समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने के समय में कितना समय लगता है, तो दोस्तों 8 मिनट 16 सेकंड पूछा हुआ सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड। फिर चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो सूर्य का केंद्रीय भाग जो है दोस्तों कोर कहलाता है, याद रखना है। कोर का तापमान लगभग कितना होता है, ये भी पूछता है कि सूर्य का जो कोर है उसका तापमान कितना होता है। तो दोस्तों कोर जो है वो केंद्रीय भाग है, आंतरिक भाग है, तो इसका टेम्परेचर जो होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, याद रखना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। वहीं पूछता है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बाहरी सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है, बाहरी सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस, जबकि आंतरिक का 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कोरोना एक टर्म कोरोना जो सूर्य से रिलेटेड है, उससे भी आपको जानना चाहिए, ये बाहरी परत पे होते हैं। और एक चीज़ और जानना है कि एक्सरे मतलब रिफ्लेक्ट करता है, ये जो कोरोना है एक्सरे उत्सर्जित करने वाला बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग है, याद रखना आपको, बाहरी पेरिफेरल है, जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखा देता है। कोरोना जो दिखाई देता है दोस्तों वो सिर्फ सोलर इक्लिप्स के दौरान दिखाई देता है, ल्यूनर इक्लिप्स दैट मीन्स चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स दैट मीन्स सूर्य ग्रहण। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा, तब तक आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन सीरीज, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पे होने चाहिए थे और करवा रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सन से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो उसका कुछ 10 क्वेश्चंस मैं अभी लाया हूँ, फिर क्वेश्चंस और भी इसमें ऐड करूंगा, तब तक इतना देख लीजिए। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लोकेटेड। दोस्तों आपसे पूछा है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। दोस्तों हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लोकेटेड, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो बेंगलोर है। एस्ट्रोफिजिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में स्थित है, याद रखिएगा। ऐसे भी बेंगलोर जो है साइंस सिटी के लिए फेमस होता है, ऐसे भी है साइंस सिटी, रॉकेट सिटी, जो मतलब वहाँ स्पेस स्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, सिलिकॉन वैली के नाम से भी फेमस है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर, जो एक टर्म है ब्लड मून उसे किस चीज़ के लिए रेफर करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो याद रखिएगा ब्लड मून जो टर्म है वो हम ल्यूनर इक्लिप्स के लिए रेफर करते हैं, डैट मीन्स चंद्र ग्रहण के लिए करते हैं। याद रखिएगा पूछा हुआ सवाल है, जितना क्वेश्चन इसमें मैं करवा रहा हूँ आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा है दोस्तों हाउ मेनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सन इज बिगर देन द डायमीटर ऑफ अर्थ, ये मैंने थ्योरी में लिखा दिया है कि 109 टाइम्स इज बिगर देन द डायमीटर ऑफ अर्थ। फिर पूछ दिया है चौथा नंबर में, देखिएगा
विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, अपने सौर मंडल में सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है वेनस, शुक्र। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों मार्स और वेनस में, इसका राइट आंसर वेनस है। और याद रखना इस चीज़ को, मार्स को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं, याद रखना, ये भी नहीं कन्फ्यूजन है। फिर देखिए, इन इंडिया द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन इज आल्सो नोन एज, दोस्तों भारत में उर्सा मेजर नक्षत्र जो है उसे किस नाम से जानते हैं? दोस्तों पूछा गया सवाल है, ये जब पूछा था एक एग्जाम में, मैं बैठा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि किस एग्जाम में पूछा था, लेकिन जब ये सवाल पूछा था तो मेरे से नहीं बने थे, तो इसलिए मैंने सोचा इसे डाल देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उर्सा मेजर नक्षत्र है उसे और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा सप्तर्षि, याद रखिएगा सप्तर्षि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सवाल, द सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, जो सूर्य ग्रहण लगता है वो कब लगता है? आपसे पूछा है सोलर इक्लिप्स कब लगता है, ल्यूनर इक्लिप्स कब लगते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए। इसके ऑप्शंस मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आप खुद से एक बार एनालिसिस करें। देखिए आपके ऑप्शंस हैं, एन एस्टेरॉइड कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, पूछा है कि कब लगते हैं? द सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन एन एस्टेरॉइड कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है तब। दूसरा ऑप्शन है, तब लगता है जब द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, याद रखना है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। फिर थर्ड ऑप्शन, द सन कम्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। फिर चौथा ऑप्शन है, द मून हाइड्स इन द क्लाउड, जब चंद्रमा बादल में छिप जाते हैं। पूछ रहा है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, देखिए इसका एक ट्रिक सही से बताता हूँ। सूर्य ग्रहण लगना डेट मीन्स कि सूर्य का प्रकाश एक तरह से पृथ्वी पर नहीं पहुंचना, और पृथ्वी पर कब नहीं पहुंचेगा? जब उसे कोई घेर लेगा। मानिए सूर्य यहाँ पे और पृथ्वी यहाँ पर है दोस्तों, तो इसका प्रकाश यहाँ पे कब नहीं आएगा? जब बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो याद रखिएगा आता कौन है, ट्रिक बता रहा हूँ बस, चंद्रमा। तो याद रखिएगा जब सन और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स लगते हैं। वहीं ल्यूनर इक्लिप्स कब लगते हैं? तो दोस्तों जब अर्थ बीच में आ जाता है, जब अर्थ सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो लूनियर इक्लिप्स लगते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो इसका राइट आंसर जो है, द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, यूरोपा जो है किसका नेचुरल सैटेलाइट है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जुपिटर, याद रखिएगा पूछा हुआ सवाल है, यूरोपा किसका नेचुरल सैटेलाइट है? प्राकृतिक उपग्रह है तो जुपिटर का है। फिर एक क्वेश्चन है, बेली बीट्स और डायमंड रिंग इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग, दोस्तों बेली बीट्स और डायमंड रिंग इफेक्ट, दोस्तों आपने देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो एक मतलब गोल आकार हो जाता है सूर्य के पास, और एक अंगूठी जैसा उसके बॉटम पे मतलब टॉप पे चमकता हुआ रहता है, उसी को डायमंड रिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि वो मतलब हीरे की अंगूठी की तरह चमकता है। एक जो बेली बीट्स है वो एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे ये इफेक्ट को रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इस इफेक्ट के बारे में बताया था। बेली बीट्स एक साइंटिस्ट है, तो याद रखिएगा कि बेली बीट्स और डायमंड रिंग इफेक्ट जो है कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग, मतलब देखा जा सकता है कब? जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगे, ठीक है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगे तब देखा जा सकता है बेली बीट्स और डायमंड रिंग इफेक्ट को। देखिए उसका एक इमेज भी है जो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा कि किस तरह का वो इफेक्ट होता है। चलिए दिखाता हूँ उस इमेज को। देखिए दोस्तों इस तरह का इफेक्ट, जब इस तरह का हो जाएगा कंडीशन, और आपको वहाँ पे इस तरह के सूर्य ग्रहण होने के बाद यहाँ पे जो एक पोर्शन है, यहाँ पे अंगूठी की तरह चमक रहा है, ये चीज़ देखिएगा, ये लग रहा है कि मतलब हीरे की एक अंगूठी टाइप का है। जब इस तरह का पोर्शन आपको दिखाई दे डेट मीन्स कि वो डायमंड रिंग इफेक्ट है। याद रखना है इस चीज़ को कि टोटल सोलर इक्लिप्स में ये चीज़ लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मास ऑफ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों जो मैंने डाले हैं, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजन वाला सवाल है, इसमें कंफ्यूज होना लेकिन नहीं है, कंफ्यूजन का सवाल है लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है आपका, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर उसके द्रव्यमान का कितना हिस्सा या भाग रह जाता है? दोस्तों सवाल फिर से पढ़ लीजिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान, पढ़िए क्या लिखा है, वस्तु का द्रव्यमान, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पृथ्वी पर उसके द्रव्यमान का कितना हिस्सा या भाग रह जाता है? दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है कि द्रव्यमान डेट मीन्स मास, वो कहीं भी चेंज नहीं होता है, किसी जगह पे आप चले जाइए वो कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन है 1/10, 1/6, 1/8 और सेम, तो इसका राइट आंसर दोस्तों सेम ही होगा। जो चेंज होता है वो होता है वेट। याद रखना है कि आपके कहीं भी चले जाइए मास फिक्स रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होगा, इस बात को गांठ मान लेना, मास कांस्टेंट, वेट में चेंजिंग आता है, तो इसका राइट आंसर सेम होगा, सेम हो रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, वही 10th नंबर क्वेश्चन जो मैंने बताया, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार
पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग या हिस्से के बराबर रह जाता है? ऑप्शन है 1/6, 1/8, 1/10 सेम। तो याद रखना दोस्तों, इस पर मैंने भार की बात की है, वस्तु का भार, डेट मीन्स वेट। वेट चेंज होता है और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के भार के लगभग 1/6 पार्ट हो जाता है। याद रखना है, वेट की बात कर रहा हूँ मैं, वेट चेंज होता है, मास नहीं, ठीक है। वेट चेंज होगा पर मास नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को, भूलना नहीं है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यही 10 क्वेश्चन थे और एक थ्योरी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है एक बार और अंत तक देखना है वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से इस सब क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो। फिर मैं कल भी इसके सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐड करूंगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक दोस्तों एक और बात, हमारे चैनल पर अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो आप इसे लाइक करने की कोशिश करेंगे। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है, तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।